वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, उसे पूरी तरह से समाप्त किया, पूरा डिटेल में। और आप लोग उसे देखें, नोट्स बनाएं और उससे ज़्यादा बाबर के बारे में कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने सारे वीडियो हमने बनाए हैं, जितने सारे अभी तक, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, गजनी हो, या फिर गोरी हो, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो, अरब आक्रमण हो, ये सभी इतने सारे आपके मोस्ट इनफ कंटेंट हैं जो आपको कहीं भी किसी भी किताब को दूसरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो। तो इस वीडियो में हम लोग बाबर के पुत्र हुमायूं की चर्चा करेंगे, उसके परिचय को जानेंगे, उसमें क्या कमी थी और जब वह गद्दी पर बैठा तो क्यों उसके शासनकाल को कांटों भरा ताज कहा जाता है, कि जैसे ही हुमायूं शासन पर बैठा तो उसके शासनकाल को कांटों भरा ताज कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हुमायूं के बारे में हम लोग जाने कि जो हुमायूं है वह 2 बार दिल्ली का शासक बनता है। एक बार 30 दिसंबर 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक 10 बरस वह शासन करता है। लेकिन जब कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, उसमें एक महान अफगान शासक जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उसके द्वारा यह पराजित होता है और भागकर सिंध चला जाता है और 15 वर्ष निर्वासन का जीवन व्यतीत करता है और ईरानी पद्धति कई जो वहीं पे विवाह भी करता है। तो उसी दरमियान इसी 15 वर्ष का शासन जो होता है अफगानों का होता है। 40 से लेकर 1540 से 1555 वर्ष तक शेर शाह का शासन रहता है। भारत में अफगानों का शासन रहता है, सूरी वंश का शासन रहता है। लेकिन फिर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को वह एक बार फिर से वह आक्रमण करके सिकंदर सूरी को हराता है, जो कि शेर शाह सूरी का पुत्र होता है। और फिर 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक वह गद्दी पर रहता है और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं जो था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक रहता है। कब 30 दिसंबर 1530 ईस्वी इसका राज्याभिषेक इसी दिन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु होती है। उसके ठीक 4 दिनों के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक पहला शासन और दूसरा शासन 1 बरस तक, यानी कि 23 जुलाई 1555 ईस्वी से 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासन काल होता है। तो सबसे पहले परिचय को देखें तो इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था, याद रखेंगे। हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम, जिसे माहम सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो माहम बेगम जो कि बाबर की पत्नी थी, उसी के गर्भ से हुमायूं का जन्म हुआ था। माहम बेगम या फिर माहम सुल्ताना, याद रखेंगे। तो हुमायूं की माता का नाम था। हुमायूं के पिता का नाम तो बाबर था। आपको पता ही होगा कि हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। हालांकि बाबर के 4 पुत्र थे, ये हमने बाबर के वीडियो में बताया भी है। तो जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, दूसरा पुत्र कामरान, तीसरा पुत्र अस्करी और चौथा पुत्र हिंदाल, जिसमें बाबर सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था। याद रखेंगे कि बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था।
तो हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। हुमायूं का एक अन्य नाम था खोंदगीर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ परीक्षा में प्रश्न है कि हुमायूं के एक और नाम क्या था, तो उसका एक और नाम था खोंदगीर। तो हुमायूं का एक और नाम था खोंदगीर, याद रखेंगे। हुमायूं की कई पत्नियां थीं, यह भी इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं की कई पत्नियां थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमीरा बानो बेगम। तो एक पत्नी का नाम था हमीरा बानो बेगम और इसका एक और नाम था मरियम मकानी। तो हुमायूं की एक पत्नी का नाम था हमीरा बानो बेगम, जिसका एक अन्य नाम था मरियम मकानी। दूसरी पत्नी थी माह चुचक बेगम। तो माह चुचक बेगम इसकी दूसरी पत्नी थी और माह चुचक बेगम का एक और नाम था अबुल माली महदिया। याद रखेंगे, माह चुचक बेगम का एक और नाम क्या था? अबुल माली महदिया। तीसरी पत्नी शाहजादी खानम। तो हुमायूं की तीसरी पत्नी थी शाहजादी खानम। चौथी पत्नी विगह बेगम। तो चौथी पत्नी का नाम था विगह बेगम। तो चौथी पत्नी का नाम क्या था? विगह बेगम। पांचवी पत्नी विदेह जान। तो पांचवी पत्नी का नाम था विदेह जान, जबकि दो अन्य और पत्नियां थी। एक का नाम था चांद बीबी और दूसरे का नाम था साद बीबी। तो चांद बीबी और साद बीबी इन दोनों की मृत्यु चौसा के युद्ध में हो जाती है, याद रखेंगे। तो कौन कौन सी पत्नियां थी हुमायूं की? पहले का नाम था हमीरा बानो बेगम, जिसका एक और नाम था मरियम मकानी। दूसरी पत्नी का नाम था माह चुचक बेगम, जिसका एक और नाम था अबुल माली महदिया। तीसरी पत्नी का नाम था शाहजादी खानम। चौथी पत्नी का नाम था बिगह बेगम। पांचवी पत्नी का नाम था विदेह जान, जबकि दो अन्य और पत्नियां थी। एक का नाम था चांद बीबी और दूसरे का नाम था साद बीबी। तो चांद बीबी और साद बीबी चौसा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। हुमायूं का जो पूरा नाम था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसे याद रखेंगे कि हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसे कई उपाधियां मिली थी, जैसे सिकंदरे आजम, उसके बाद खुदा का साया, हजरत पादशाह खिलाफत पनाह, हकीकी मजीजी, सल्तनत का योग। तो कौन कौन सी उपाधियां मिली थी हुमायूं को? पहला सिकंदरे आजम, दूसरा खुदा का साया, तीसरा हजरत पादशाह खिलाफत पनाह, चौथा हकीकी मजीजी और पांचवा सल्तनत का योग। ये सभी उपाधियां मिली थी हुमायूं को। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था, 30 वर्ष की उम्र में। कहां पे? आगरा में। तो हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 30 वर्ष की उम्र में आगरा में हुआ था, याद रखेंगे। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। कहां पे? आगरा में। सूबेदार के रूप में बाबर के सभी अभियानों में बाबर का साथ दिया। तो बाबर के समय ही यह सूबेदार बन गया था और बाबर के समय ही जब यह सूबेदार बना तो बाबर के सभी अभियानों में सूबेदार के रूप में ही साथ दिया। तो बाबर सूबेदार के रूप में बाबर के सभी अभियानों में बाबर का साथ दिया। तो सूबेदार के रूप में ही बाबर के सभी अभियानों में साथ दिया, क्योंकि बाबर ने अपने समय में ही इसे अपना एक सूबेदार बना दिया था। तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने भाइयों के बीच साम्राज्य विभाजन करने वाला एकमात्र मुगल शासक। तो याद रखेंगे कि
तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने सभी भाइयों में यह साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था और ऐसा करने वाला यह एकमात्र सुल्तान था। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हुमायूं था तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने सभी भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो कौन कौन सा राज्य किसे किसे मिला था, कौन कौन से जगह की सूबेदारी किस किस भाई को मिली थी। अस्करी को संभल का सूबेदार बनाया। तो याद रखेंगे अस्करी को संभल का सूबेदार बनाया। हिंदाल को अलवर का सूबेदार बनाया। अलवर कहां पे है? राजस्थान में। कामरान को कंधार का सूबेदार बनाया। काबुल का तो कंधार को 4 जगह का सूबेदार बनाया, कंधार, काबुल, सिंध तथा पंजाब का। बाबर ने अपने शासन काल में ही हुमायूं को ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। याद रखेंगे। एक अन्य भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की सूबेदारी हुमायूं ने दी थी। तो एक बात याद रखेंगे कि तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल शासक था, तो वो था हुमायूं। और हुमायूं ने अस्करी को संभल की सूबेदारी दी थी, हिंदाल को अलवर की सूबेदारी दी थी, कामरान को कंधार, काबुल, सिंध और पंजाब की सूबेदारी दी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सूबेदारियां क्यों दी गई? झगड़े को निपटने के लिए, क्योंकि बाबर ने अपने शासन काल में ही हुमायूं को ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो चूंकि हुमायूं ने ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, बाकी तीनों पुत्रों को कोई जिम्मेवारी नहीं मिली थी, इसीलिए हुमायूं ने झगड़ा न होने के कारण उन तीनों को, अस्करी को संभल की सूबेदारी दे दी, हिंदाल को अलवर की सूबेदारी दे दी तथा कामरान को कंधार, काबुल, सिंध और पंजाब की सूबेदारी दे दी। तो इसी झगड़े को निपटने के लिए यह सूबेदारी मिली। एक अन्य भाई था, सौतेला भाई, जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा, उसको हुमायूं ने बदख्शा की सूबेदारी दी। याद रखेंगे कि जो हुमायूं था, एक अन्य भाई जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा, उसको बदख्शा की सूबेदारी दी। खलीफा का षड्यंत्र, कांटों का ताज भरा शासन। तो जब यह हुमायूं गद्दी पर बैठा तो खलीफाओं का षड्यंत्र हुआ और साथ ही साथ इसके शासन काल को कांटों भरा ताज कहते हैं। क्यों कहते हैं? बाबर की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री या फिर वजीर निजामुद्दीन खलीफा के द्वारा बाबर के बहनोई मेहरी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया गया, पर वह असफल हो गया। साथ ही हुमायूं के राज्याभिषेक के समय राजकोष रिक्त यानी कि खाली था, अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था तथा गुजरात का शासक एवं अफगान शत्रु बहादुर शाह मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं को खलीफाओं के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ उसे कांटों भरा ताज मिला था। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है बार बार कि कौन से शासक को कांटों भरा ताज मिला था। साथ ही साथ जब वह गद्दी पर बैठा तो उसे खलीफाओं के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, तो वह था हुमायूं। क्यों? क्योंकि जब बाबर की मृत्यु होती है तो उसका प्रधानमंत्री यानी कि वजीर, जिसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा, उसके द्वारा बाबर के बहनोई, जिसका नाम था मेहरी ख्वाजा, को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया गया, पर वह असफल हो गया। कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं को गद्दी पर बैठाने का समय आता है,
तो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का वजीर था यानी कि प्रधानमंत्री था जिसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा, उसके द्वारा बाबर के एक बहनोई जिसका नाम था मेहरी ख्वाजा, उसे गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो निजामुद्दीन खलीफा था वह इस कार्य में असफल हो गया। साथ ही साथ जब गद्दी पर बैठा हुमायूं, तो हुमायूं के राज्याभिषेक के समय उसका राजकोष रिक्त था, यानी कि उसका जो राजकोष था वह खाली था। साथ ही साथ उसके पास अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था तथा गुजरात का शासक एवं बाबर का सबसे प्रमुख अफगान शत्रु जिसका नाम था बहादुर शाह, वह मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं को खलीफाओं के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ उसे कांटों भरा ताज मिला था। याद रखेंगे, हुमायूं के पास कुछ कमियां थी, इसी कारण से कहा जाता है कि यदि कुछ दिन और हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर रहता तो वह अंतिम शासक होता मुगल वंश का। तो कौन कौन सी कमियां थी हुमायूं में? पहली तो कमी थी उसमें करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव था। जिस प्रकार बाबर में करिश्माई व्यक्तित्व कूट कूट कर भरा था, वह इतने दूर तक अपने शासन व्यवस्था को ले चला, लेकिन ठीक उसके विपरीत हुमायूं में करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव था, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व था वह साफ सुथरा नहीं था, साथ ही साथ बाबर की तरह वह चतुर भी नहीं था। तो करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव। दूसरा, अफीम एवं नारी का शौकीन। दूसरा सबसे बड़ा दोष था हुमायूं का कि वह अफीम यानी कि चरस एवं गांजा, साथ ही साथ नारी का शौकीन था। तो अफीम एवं नारी का भी शौकीन था कौन? हुमायूं। सुयोग्य शासक नहीं, हुमायूं एक सुयोग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। तो सुयोग्य शासक नहीं था, अफीम एवं नारी का शौकीन था और उसमें करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव था। साथ ही साथ उस हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था, तो हुमायूं को ज्योतिष में भी विश्वास था। तो ये सभी कमियां थी हुमायूं में। तो हुमायूं में कौन कौन सी कमियां थी? उसे ज्योतिष में विश्वास था, अफीम एवं नारी का शौकीन था, सुयोग्य शासक नहीं था, साथ ही साथ उसमें करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव था। इसके कमियों के बारे में कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा? यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो वह अपने वंश का अंतिम सम्राट होता। यह बात कहा असैकिन ने, जिसने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब? 1826 में लीडेन के साथ मिलकर। तो उसी असैकिन ने क्या कहा था कि यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो वह अपने वंशज का अंतिम सम्राट होता। यह बात कहा था असैकिन ने। तो असैकिन ने क्या कहा कि यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो वह अपने वंश का अंतिम सम्राट होता। किसने कहा? असैकिन ने। लैंडपुल ने क्या कहा कि सुंदर पर विवेक रहित दयालुता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लैंडपुल ने कहा था कि हुमायूं सुंदर तो था लेकिन उसमें दयालुता के भी भाव था, लेकिन विवेक रहित था, उसमें विवेक से कोई काम नहीं लेता था। जो दयालुता का उसमें गुण था लेकिन विवेक रहित था, यानी कि बुद्धिहीन था। तो सुंदर पर विवेक रहित दयालुता, यह बात किसने कहा? लैंडपुल ने। तो लैंडपुल ने क्या कहा कि सुंदर पर विवेक रहित दयालुता। सुंदर तो था लेकिन दयालुता का भी गुण था, लेकिन वो सभी विवेक रहित था, बुद्धिहीन था। यह बात कहा लैंडपुल ने। तो ये तो था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग हुमायूं के आक्रमण एवं अभियान की चर्चा करेंगे।
तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलें और वीडियो को लगातार देखते चलें, हेडफोन लगा लें और पूरा वीडियो पूरा एक अच्छा नोट्स बना लें ताकि पीटी और मेंस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे सब्सक्राइब करते रहें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।